नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ, इसरो आदि एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना एग्ज़ाम में। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और जो हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर रखी हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न मिल सकें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, वो विभवांतर जो विसंवाहक के भंग का कारण होता है, डेड डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सिंपल सा फार्मूला होता है, P बराबर V² यहाँ पर मान रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर मान रख देंगे। जैसे कि P का मान दिया गया यहाँ पर 1000 वाट, V का मान दिया गया यहाँ पर मान रख देंगे और हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 48.4 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती है। चलिए हम आपको ओम का नियम बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों, किसी चालक में भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना उस चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। जैसा कि ओम के नियमानुसार जैसे होता है, आई बराबर आई प्रोपोर्शनल वी होता है, और जो आई बराबर V/R होता है, जहाँ की R नियतांक होता है। यहाँ पर फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कार्बन इसका सही उत्तर है। जैसा कि कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री कार्बन है, वह प्रतिरोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है, कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि दोस्तों, मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप इसका फार्मूला जानते हैं, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक जो है ओम इंटू मीटर होता है। फार्मूला देख लीजिए आप, R बराबर रो L/A होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। जहाँ की R बराबर प्रतिरोध, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, L बराबर चालक की लंबाई, ये चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न, संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोध में से एक की पहचान करें। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि फिल्म कार्बन प्रतिरोधक इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसका चिन्ह पहले से हम इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाए तो वहाँ पर इसका टिक लगा हुआ मिले, इसलिए हम इसे पहले से टिक कर देते हैं। और दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के टाइम पर इसे जल्दी से रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप जान सकते हैं, निम्नलिखित में से
किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि तांबा में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। जैसे कि और देख सकते हैं आप, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि ये चालक के उदाहरण हैं। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होता है और जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक पदार्थ होता है। जैसे कि विद्युत विद्युत कुंडलन में निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एम्पायर क्लॉथ इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वैद्युत कुंडलन में एम्पायर क्लॉथ विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसकी विद्युतशीलता प्रायः 3 से अधिक होती है। इसका कमरे के तापमान पर दृष्ट धारा विशिष्ट चालकता जो है 10⁻⁻17 ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। एम्पायर क्लॉथ का परावैद्युत सामर्थ्य 3000 किलो वोल्ट अपान सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका उपयोग विद्युत जनरेटर एवं मोटर कुंडलन से पूर्व आर्मेचर तथा स्टेटर खांचे को विद्युत रोधित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्न में से कौन सा वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पैराफिन वैक्स इसका सही उत्तर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, बैकेलाइट और एबोनाइट आप तो सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि आपका दिया गया यहाँ पर पूरी जानकारी जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आर्मरिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, आर्मरिंग केबल को यांत्रिक आघात के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। केबल का आर्मरिंग जस्तीकृत इस्पात या एल्युमिनियम तारों या पत्तियों से निर्मित एक प्रकार का सघन जाली है। इसे केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए साथ साथ तन्य सामर्थ्य एवं कठोरता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों, विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का तात्पर्य विद्युत के विरोधी पदार्थ से है, जो विद्युत का विरोध करता है, विद्युत को रोकता है अथवा विद्युत के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जैसा कि इसमें किसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता? जैसे कि पेपर में, प्लास्टिक में, लकड़ी में, वुल और बोन, एबोनाइट, एस्बेस्टास, रबर, माइका, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जैसा कि अगला प्रश्न दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुने। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि गोल लचीला केबल इसका सही उत्तर है। और हम बात करते हैं इसमें घरेलू उपकरण के लिए गोल लचीला केबल यानी राउंड फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसे तांबे के अनेक महीन तारों पर पीवीसी चढ़ाकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें। सिंपल सा है दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्विधात्विक केबल लग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर जान सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के लिए सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि समांतर कनेक्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों समांतर में फार्मूला देख सकते हैं, प्रतिरोध का ये होता है, जो कि जान सकते हैं, R1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर जान सकते हैं आप, जो कि दोस्तों जिस परिपथ में प्रतिरोध के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पथ से उपलब्ध होता है, उस परिपथ को कहा जाता है डेड डैश। क्या कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्रेणी परिपथ कहा जाता है, जो कि सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, श्रेणी में कैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाता है, जो कि श्रेणी आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धारिता डेड डैश से प्रभावित नहीं होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला धारिता का देख सकते हैं, ε0 εr इंटू A/D, जो कि होता है इसका फार्मूला। यहाँ पर एप्सिलॉन का मान भी देख सकते हैं, ε0 का, जो कि 8.85 × 10⁻⁻12
होता है, जो कि दोस्तों एप्सिलॉन आर। आप सापेक्षिक विद्युतशीलता देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं आप, दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपको वोल्टेज बताना, जैसा कि फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं V बराबर आई आर होता है, जैसे कि यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर V बराबर आई आर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका 200 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर जान सकते हैं 4 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र श्रृंखला में यानी सीरीज में जुड़े हैं तो उनकी कुल धारिता क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों सीरीज का फार्मूला होता है 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे जितने भी प्रतिरोध हो, जैसे कि यहाँ पर हम मान रखते हैं 2 प्रतिरोध हैं 1/4 1/4 प्लस 1/4। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा। यहाँ पर जान सकते हैं, जैसा कि दोस्तों इसे काटेंगे तो आपका दो आ जाएगा, 1/2 आएगा। इसे C बराबर लिखेंगे तो आपका 2 माइक्रोफैरेड राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, डैश डैश तारों के संयुक्त को एक स्थायी प्रकृति दी जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि टकाई यानी सोल्डरिंग इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि श्रृंखला संयोजन, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि हमने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है। चलिए अगला प्रश्न, टाँका लगाने यदि सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मृदु टाँका हेतु लेड और टिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मृदु और कठोर सोल्डरिंग, जो कि जान सकते हैं। मृदु में 400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक करते हैं और कठोर में 600 डिग्री सेल्सियस इसका देख सकते हैं आप। जैसा कि अगला प्रश्न, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, जैसा कि अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है, जहां चाहे तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, जो ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी प्रश्न अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें ऑलरेडी हमने पहले ही कवर कर दिया है। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपका मान लो पूरे इलेक्ट्रिशियन कवर हो जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं फिर से। जैसे कि विद्युत परिपथों को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्यूज इसका सही उत्तर है। जैसा कि विद्युत परिपथों को अतितापन से फ्यूज द्वारा बचाया जा सकता है। फ्यूज कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि किटकैट फ्यूज, HRC फ्यूज, कार्टिज फ्यूज, जो कि जान सकते हैं आप। अगला प्रश्न, DC सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित लगाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पॉजिटिव वायर, निगेटिव वायर, ये दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ऐसा फ्यूज जो निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि HRC फ्यूज इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जो कि दोस्तों ऐसा फ्यूज जो निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सकता है, HRC फ्यूज कहलाता है। यह निश्चित धारा के दोगुना मान की धारा भी कुछ क्षणों तक कुछ क्षण या समय हेतु सह सकता है। अगला प्रश्न, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा होता है, क्या लगा होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि एनर्जी मीटर के बाद ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि उसकी मात्रा होती है। सही उत्तर दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए जो कि 1 मिली एम्पियर से कम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक अच्छे फ्यूज तार यानी एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि कार्बन इसका सही उत्तर है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि दोस्तों HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 3 फेज सिस्टम में इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, यह प्रायः निम्न वोल्टता के फ्यूज का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली की अति लोड तथा लघु परिपथ से रक्षा के लिए किया जाता है। त्रिफेजी मोटर में ट्रिपिंग युक्त सहित HRC फ्यूजों का प्रयोग करके उन्हें 2 फेज पर चलाने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। परिपथ वियोजकों की बैकअप रक्षण के लिए HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, फ्यूज वायर में निम्नलिखित में से 2 विशेषताएं होनी चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि लो रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोड के रूप में से एक क्षार और डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर हम जानकारी देख लेते हैं, कुछ निकिल आयरन सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक होती है, जबकि निकिल कैडमियम सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरियों का एक अवगुण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि शॉर्ट सर्किट इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जानते हैं, सेलों के नीचे बैठने वाली गंदगी को कंटेनर के कीच घर में जमा हो जाती है और उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके कारण प्लेटों को आपस में लघु पतित होने का डर रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को पूरा बदल देना चाहिए। अगला प्रश्न, डेड डैश को लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों लेड एसिड सेल में तनु H2SO4 में शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, वह इसकी सहायता से सेल में धारा प्रवाहित होती है। लेड एसिड सेल 2 प्रकार के होते हैं जो कि देख सकते हैं आप, फ्लेडेड लेड एसिड सेल, सील्ड लेड एसिड सेल जो कि जान सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल के किस मान पर प्लेट के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि 1.8 वोल्ट, ये इसका मतलब 1.8 वोल्ट से कम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक प्रेरक में धारा 20 सेकंड से समय में एक समान रूप से 0 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है। प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा? सही उत्तर दोस्तों जैसे कि 4 हेनरी इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, E बराबर LDI/dt, यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जैसे कि T का मान दिया गया है, यहाँ पर I का मान दिया गया, E का मान, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे और हल कर लेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 4 हेनरी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, परमेलाय में वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला घटक डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि निकिल इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों लोहा, बोरान, कोबाल्ट, निकिल में वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला संघटक निकिल है, जो कि हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक डेड डैश से बना होता है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, एल्निको से भी बना होता है, सेमेरियम कोबाल्ट से भी बना होता है, नियोडियम से भी बना होता है, ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, वोल्टा V में आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाए गए परिपथ में संधारित्र C1 का आवेश क्या होगा? चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जान सकते हैं,
यहाँ पर C1 व C2 को समांतर में, तो समतुल्य प्रतिरोध इतना आएगा। फिर दोस्तों इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जो कि आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2.25 फैरेड। और C1 पर आवेश, C1 का आवेश कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप जान सकते हैं। C3 पर आवेश चार्ज से कम होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, परस्पर संबंध तंत्र के स्थायी प्रचालन के लिए परस्पर संबंधक तत्व के रूप में प्रयोग में लाया जा सकने वाला निष्क्रिय तत्व है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कैपेसिटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि घटती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है, क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रतिरोधक इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों कैपेसिटर में केवल एसी पर कार्य करता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि परावैद्युत इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, यह विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर विसर्जित करने वाला एक यंत्र है। यह विद्युत ऊर्जा की मात्रा को अपेक्षाकृत छोटी सतह पर एकत्रित करता है। अगला प्रश्न, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0 होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों शुद्ध का देख सकते हैं आप, इसका पावर फैक्टर जो होता है 1 होता है, और जो विशुद्ध अशुद्ध जो होता है उसका 0 होता है। अगला प्रश्न, कितना प्रेरका तो 12 नैनो फैरेड की धारिता के साथ 5 किलो हर्ट्ज पर अनुनाद करने की हेतु आवश्यक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि 84.33 मिली हेनरी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, या इस फार्मूले पर इसका पूरा मान रख देंगे, जो कि आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि हमने आपको बता दिया। दोस्तों इसको हल करेंगे, आप हल करके आपको उत्तर इतना आएगा, जो कि आपको हल करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इसे वीडियो को रोक कर इसे पूरा ज़रूर हल करें। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, आप जान सकते हैं, एक 330 पिको फैरेड संधारित्र और एक 220 पिको फैरेड संधारित्र दोनों समांतर में एक 6 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो 330 पिको फैरेड संधारित्र विभव होगा। आपको बताना है कि इसका विभव कितना होगा। चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, 330 पिको फैरेड में विभव में 6 वोल्ट ही होगा, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ से दिया गया है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा 6 वोल्ट। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में VC बराबर 125 वोल्ट और VL बराबर 125 वोल्ट और VR बराबर 40 वोल्ट, तो स्रोत विभव का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए हम जैसा कि देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है B बराबर, यहाँ पर पूरा मान वहाँ पर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों C बराबर L बराबर R बराबर यहाँ पर पूरा मान दिया गया है आपका। यहाँ पर V बराबर फार्मूला होता है VR स्क्वायर प्लस कोष्टक में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका मान जो निकल कर आ जाएगा 40 वोल्ट सही उत्तर होगा। जैसा कि आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक श्रेणी RLC परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है धारा क्या होगी इसमें। आरोपित विभव के पश्चवर्ती इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थिंग पद्धतियां आजकल प्रयोग में की जाती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाइप अर्थिंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों और आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर जान सकते हैं, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि दोस्तों
कम से कम दो अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों निम्न में देख सकते हैं, माध्यम में उच्च वोल्टता में जैसा कि हम निम्न की बात करते हैं, कम से कम एक कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। माध्यम में कम से कम दो अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। उच्च में दोस्तों कम से कम चार अलग अलग विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा गुणधर्म पीएन जंक्शन डायोड को दिष्टकारी का कार्य करने की अनुमति देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अग्रपश्च अभिनति गुणधर्म, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों पी टाइप अर्धचालक में होश की अधिकता होती है, जबकि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। चलिए अगला प्रश्न। जर्मेनियम अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल इस परिसर में डेड होती है, डेड डैश। सही उत्तर दोस्तों जर्मेनियम में जो है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि जर्मेनियम अर्धचालक के लिए जो एनर्जी गैप होता है दोस्तों, जो कि हमने आपको बता दिया, जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, जबकि सिलिकॉन अर्धचालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए, जबकि कार्बन के लिए दोस्तों कार्बन के लिए एनर्जी गैप जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किस विकल्प में पी टर्मिनल बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि अग्र अभिनत, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, पी टर्मिनल जो है बैटरी के धनात्मक से जोड़ते हैं, और एन टर्मिनल जो है दोस्तों इसके पी टर्मिनल एन टर्मिनल को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ने, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पी टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ने पर डायोड फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है, तथा पी टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से तथा एन टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ने पर डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, ट्रांजिस्टर बायसिंग में स्लीव प्रयोग करने का उद्देश्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपरोक्त तीनों कारणों में की पूर्ति हेतु। जैसा कि दोस्तों संयोजी सिरों के मध्य आवश्यक दूरी प्रदान करने हेतु और संयोजी सिरों की पहचान हेतु, ट्रांजिस्टर बॉडी तथा पीसीबी पर जोड़ के मध्य न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु, ये सभी इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है, जैसा कि चित्र में ट्रांजिस्टर डेड डैश विन्यास से संयोजित है, आपको बताना है ये कैसा है। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉमन कलेक्टर, इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में विन्यास का इनपुट प्रतिरोध होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20 किलो ओम, इसका सही उत्तर है, जो कि आप जान सकते हैं। जैसे कि कॉमन ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट प्रतिरोध जो है 20 ओम से 40 ओम तक होता है, जबकि कॉमन इमीटर का इनपुट प्रतिरोध 750 ओम होता है, तथा कॉमन कलेक्टर इनपुट प्रतिरोध का बहुत अधिक यानी 750 किलो ओम से होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रायः जिन तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है वे क्या होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसका सही उत्तर होगा। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न, सामान्य एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट दिया जाता है डेड डैश के बीच में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि एमीटर और आधार, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि संग्राहक, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर में धारा लाभ अल्फा और बीटा का अधिकतम मान होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0.999 और 99, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जब कोई परिपथ में ट्रांजिस्टर दोष युक्त यानी फॉल्ट होने के कारण बदला जाता है, तो दोनों ट्रांजिस्टर के रूप में होने पर उनके पैरामीटर में अंतर आता है। इस सूक्ष्म अंतर से बीटा का मान बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि माना ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान इतना दिया गया है और तब ट्रांजिस्टर में बीटा का मान इतना होगा, जो कि 99 होगा। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांजिस्टर, किस ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सामान्य संग्राहक सर्किट, इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमने सभी वीडियो से मतलब सभी टॉपिक से प्रश्न को लिया है। अगला प्रश्न, ट्रायोड क्षेत्र में मोसफेट डिस्चार्ज धारा और वी यानी वोल्टेज गुण होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्ग समीकरण, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक फेट में होते हैं यानी एक एपीटी में क्या होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 टर्मिनल होते हैं, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों एपीटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एन चैनल तथा पी चैनल तथा गेट होता है। जैसा कि दोस्तों ड्रेन और सोर्स गेट इसमें होते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि देख सकते हैं, इन्वर्टर का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से परिवर्तित करना होता है। जैसा कि दोस्तों इन्वर्टर का जो कार्य होता है डीसी को एसी में परिवर्तित करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी, सही उत्तर होगा। डीसी पावर को परिवर्तित वोल्टेज को आवृत्ति वाली एसी पावर में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, डिकेट काउंटर प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0 से 9 तक की संख्याओं की गिनती करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिकेट काउंटर में 0 से 9 तक की संख्याओं की गिनती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डिजिटल वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, फ्रीक्वेंसी काउंटर आदि में किया जाता है। इसमें 4 से 5 फ्लिप फ्लॉप, एक इनपुट एंड गेट तथा एक 2 इनपुट नैंड गेट प्रयोग करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न, RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक NOR लॉजिक गेट की संख्या होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, द्विधारी पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, 0 और 1 इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ की डेसिमल प्रणाली में नंबरों को दर्शाने के लिए 10 अंकों का उपयोग होता है, वह बाइनरी अंकों में 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, जो कि 0 1 का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न, आपको बताना यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है, इसमें से नैंड और नॉर गेट होते हैं, जो कि यूनिवर्सल गेट होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षी तार स्थापन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि झिर्रीदार परिरक्षी तार स्थापन वायरिंग इसे कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंदर दबाने की विधियां तभी संभव हैं जब परिरक्षी की खड़ी लंबाई डैश डैश हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि छोटी और सीधी, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, कंड्यूट एक ट्यूब होती है, जो कि वायरिंग में भवन या स्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करती है। कंड्यूट धातु, फाइबर, प्लास्टिक इत्यादि की बनी होती है। अगला प्रश्न, स्विच और एसेसरीज बॉक्सों को भू संपर्कित करने की जरूरत नहीं है यदि वे डैश डैश से बने हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि पीवीसी बॉक्स, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। उपकरण को बाह्य स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपकरण को ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन से बने खोल से ढक दिया जाता है, जिसे शील्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोहरी इंसुलेटेड हो, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सॉकेट सचल और घरेलू उपयोग में विद्युत उपकरणों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने की प्राथमिक कारण क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका सही उत्तर होगा।
चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य आर्मेचर रिएक्शन कंपन मैग्नेटाइजिंग घटक को न्यूट्रलाइज करना होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल शू में रखी जाती है या आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी रहती है, परंतु धारा की दिशा इसके विपरीत रखी जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं आप, 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनित्र का आउटपुट 200 एम्पियर है। पास संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर खंड हैं। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रतिपोल आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरों की गणना करें। दोस्तों, आपको इसमें बताना है फेरों की संख्या कितनी है। पूरा मान दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, P बराबर 4 दिया गया है, I बराबर 200 दिया गया है, Z बराबर 1280 दिया गया है। यहाँ पर आपको पूरा मान दिया गया है। चलिए, जैसा कि दोस्तों थीटा बराबर पहले हम निकालेंगे। थीटा बराबर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आप थीटा बराबर 9 निकाल लेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद अब इस आर्मेचर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इस फार्मूले पर पूरा मान रख देंगे तो आपको यहाँ पर आर्मेचर बराबर देख सकते हैं 6400 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद अब आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरों में प्रतिपोल की संख्या जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर 8 का भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 800। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दूसरे के समांतर चल रहे दिष्ट धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि उनके क्षेत्र धारा नियामक यानी रियोस्टेट को समायोजित करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, इलेक्ट्रिकल मशीन में डेड डैश को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि भंवर धारा हानि है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, मशीनों के कोर में अनावश्यक रूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति का खपत करती हैं, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, डीसी जनरेटर किस नियम के सिद्धांत पर काम करता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम फैराडे के नियम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको। जैसे कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये इसका नियम था। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, शॉर्ट डेड डैश कंपाउंड जनरेटर एक डीसी जनरेटर का प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शंट का प्रकार है, शंट कंपाउंड जनरेटर का एक प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक डीसी शंट मोटर में 3 बिंदु यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि जल्दी से घुमाया जाता है तो इससे दोस्तों आपका स्टार्टर जल सकता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत में आर्मेचर प्रतिरोध का मान अत्यंत कम होता है, जिसके कारण शुरुआत के समय धारा का मान अधिक होता है, जिसे स्टार्टर प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। और यदि स्टार्टर हैंडल जल्दी से घुमाया जाता है तो आर्मेचर वाइंडिंग अधिक धारा के कारण जल सकती है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न है आपका, जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर के पार एक क्रॉस जुड़ा होता है तो उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि कंपाउंड मोटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपाउंड मोटर जो है श्रृंखला यानी सीरीज क्षेत्र तथा शंट कुंडली दोनों का संयोजन होता है। शंट कुंडली आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है तथा सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। कंपाउंड मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि दोस्तों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर का एक डायग्राम बना हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है इसलिए बल आघूर्ण डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक होता है, ये इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ग बी की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी 105 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों वाई के लिए देख सकते हैं 90 डिग्री, ए के लिए 105 डिग्री। आप दोस्तों इसे याद कर सकते हैं, ये आपकी एग्जाम में पूछा भी जाता है। ई के लिए 120 डिग्री, बी के लिए 130 डिग्री सेल्सियस और एफ के लिए 155 डिग्री सेल्सियस, एच के लिए 180 डिग्री सेल्सियस और सी के लिए जो है 180 डिग्री से ऊपर तक होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है, प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 180 डिग्री मतलब 180 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रति सेकंड बराबर इसको 2 से गुणा कर देंगे, आपको जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। और जो दोस्तों डीसी धारा जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि डीसी मोटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, यहाँ पर आप जान सकते हैं, ताम्रहानि डैश डैश पर नगण्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि निर्भार इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुंडलन यानी वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि ताम्रहानियाँ इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को ताम्रहानि कहा जाता है। ताम्रहानि कुंडलन में प्रवाहित होने वाली धारा आई स्क्वायर तथा कुंडली में कुंडलन के प्रतिरोध आर पर निर्भर करता है। जैसे कि ताम्रहानि का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है और सिलिकॉन स्टील के प्रयोग से हिस्टैरिसीस हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि द्वितीयक टर्नों की संख्या से कम, इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पटलनों की मोटाई घटाकर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती हैं। भंवर धारा हानि का फार्मूला आप जान सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर आयल का कार्य क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि इंसुलेशन और कूलिंग देना इसका कार्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया, बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि सभी किस्म के आंतरिक दोष से ये सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है और विद्युत उत्पादन एवं वितरण केंद्रों पर एसी स्रोत की आवृत्ति मापने के लिए इसका प्रयोग किया मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। जैसे कि इसके अन्य प्रकार निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा
की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं हम। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में मापता है। जैसा कि एमीटर की सहायता से धारा को मापा जाता है, वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज को मापा जाता है, वाट मीटर की सहायता से विद्युत शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न, एक सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में दो स्थिर करंट कॉइल होते हैं जो लोड के साथ डैश डैश से जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीरीज में जुड़े होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किलो वोल्ट एम्पियर घंटे और किलो वोल्ट एम्पियर को मापने वाले उपकरण को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि ट्राई वेक्टर मीटर कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, मापक यंत्रों में नियंत्रक बलाघूर टार्क आवश्यक होता है क्योंकि यह डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि क्षेपक बलाघूर का विरोध करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, हम पीडीएफ दे देंगे, आप वहां पर देख लेना। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मल्टीमीटर में एक मीटर गति व्यवस्था यानी मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म, एक अंशांकित स्केल और एक संकेतक पॉइंटर होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनालॉग मल्टीमीटर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेगर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब डैश डैश हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि संतुलित और असंतुलित भार इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि भंवर धारा प्रणाली इसका सही उत्तर है। इस प्रणाली का उपयोग केवल ऐसे यंत्रों में किया जा सकता है जिसमें स्थायी चुंबक होता है। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपन को समाप्त करने वाला टार्क अवमंदन टार्क कहलाता है। अगला प्रश्न, तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेगर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों अर्थ का प्रतिरोध मापने वाला यंत्र मेगर अथवा अर्थ प्रतिरोध टेस्टर कहलाता है। इसमें 500 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त 1000 वोल्ट और 2500 वोल्ट और 5000 वोल्ट में भी डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर उपलब्ध होते हैं और यंत्र की संरचना डायनामोमीटर यंत्र के समान होती है और इस यंत्र की घूर्णन गति जो है 140 से लेकर 160 आरपीएम तक रखी जाती है। अगला प्रश्न, किसी धारा मापी के परिसर को डैश डैश कैसे विस्तारित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि इसे निम्न मान प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़कर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया, यहाँ पर जान सकते हैं आप, जो कि 3 फेज 415 वोल्ट और 15 एचपी और इसका देख सकते हैं मान, जैसे कि नीटा बराबर 0.85 और पावर फैक्टर 0.85 स्क्वायरल केज मोटर के कंट्रोलिंग स्विच के मानक रेटिंग्स चिन्ह अथवा संकेतन अपने प्रचलित अर्थ दर्शाते हैं। तो आप दोस्तों इसको हल करेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, वी का मान दिया गया, नीटा का मान दिया गया, पावर फैक्टर दिया गया है, यहाँ पर जान सकते हैं जैसे कि रनिंग करंट यहाँ पर देख सकते हैं, रेटेड पावर अपान इसका फार्मूला देख सकते हैं, √3 वोल्टेज गुणे पावर फैक्टर गुणे इफिशियंसी, इसका पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आप जान सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि बैक टू बैक जुड़े हुए, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को ऐसा रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि अधिकतम इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय प्रारंभ में स्टार्टर के प्रतिरोध की अधिकतम
अधिकतम रखा जाता है। गति नियंत्रण की इस विधि में मोटर के स्टेटर में रियोस्टेट की सहायता से प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और फलस्वरूप सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाता है। वोल्टेज के कम होने से मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण कम हो जाता है। अगला प्रश्न प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि डेड डैश मतलब रगड़ ध्वनि को रोका जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि उचित और नियमित स्नेहन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक डीओएल स्टार्टर के कंडक्टर कॉइल को क्या कार्य है। मतलब एक डीओएल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंडक्टर कॉइल का आपको कार्य बताना है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि रनिंग ऑन स्टेट इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम डीओएल स्टार्टर के बारे में कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों डीओएल स्टार्टर जैसे कि कंडक्टर कॉइल कंडक्टर को ऑन अवस्था में रखता है। कंडक्टर सभी स्टार्टर का मुख्य घटक होता है। यह एक प्रकार की ऐसी स्विचिंग युक्ति है जो एक साथ कई प्रपथों को ऑन या ऑफ कर सकती है। इसे यांत्रिक या विद्युत न्यूमेटिक रिले द्वारा प्रचालित किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं आप। प्रति घंटा जो है 50 से 60 बार प्रचालित किए जाने की क्षमता होती है इसमें, और सप्लाई असफल हो जाने पर स्वतः ऑफ हो जाने की क्षमता इसमें होती है, तथा ऑपरेटर द्वारा पुनः युक्ति को प्रचालित न किए जाने पर लोड परिपथ को ऑफ रखने की इसमें क्षमता होती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि चुंबकीय प्रभाव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण डेड डैश होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 3 फेज के लिए आप जानते ही होंगे 120 डिग्री होता है और फेज 2 के लिए 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज आरवाईबी सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर के घूर्णन की दिशा डेड डैश को परस्पर बदला जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि कोई भी 2 फेज इसका सही उत्तर होगा। कोई भी 2 फेज बदल देंगे तो आपका बदल जाएगा। अगला प्रश्न, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्लिप बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी अपान फ्रीक्वेंसी इसका होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि तांबा इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सिंक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग तथा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि डायरेक्ट कनेक्टेड स्टार डेल्टा मोटर को शुरुआत बल आघूर्ण 100% हो तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर को शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि 33.3% इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाली स्क्वायरल केज मोटर से तुलना किस तरह की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि दोस्तों यह महंगी है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें अलग से 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, इसके रख रखाव की आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसमें पदार्थ अधिक लगता है। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि दोस्तों मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है, ये इसका सही उत्तर है। मतलब ये इसका गलत कथन है जो कि यही आपका सही उत्तर होगा, बाकी आपके सभी कथन सही है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यह मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, यह दोनों दिशाओं में चल सकती है। इसके किसी 2 फेज को आपस में बदलकर मोटर की दिशा को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, जैगिंग ऑपरेशन को डेड डैश भी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि स्टार्टिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, किसी अल्टरनेटर की चाल जब 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है तब अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल का लगभग कितना हो जाएगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आधा इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
उच्च किलोवोल्ट एम्पियर वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि हाइड्रोजन कूलिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है डैश डैश कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि टर्बो अल्टरनेटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक एक्साइटर प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि डीसी सप्लाई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक प्रदीप्ति दीप की चौक कुंडली की शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका परिणाम क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूंक जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, गैस विसर्जन लैंप कुछ समांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप्स में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि सोडियम वेपर लैंप इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों सोडियम वेपर लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है। सोडियम वेपर लैंप यू आकार वाली कांच की एक ट्यूब होती है जिसे सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर में बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक गैस से भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई जो कि 2300 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंपों के लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति का लगाना आम बात है, इस युक्ति का नाम क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि एंटीसी थर्मिस्टर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कोरोना का एक नुकसान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि शक्ति हानि, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि देख सकते हैं आप कोरोना के बारे में पूरी जानकारी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि कोरोना के कारण विद्युत शक्ति हानियाँ बढ़ जाती हैं जिसके कारण संचरण लाइनों की दक्षता घट जाती है। कोरोना के कारण चालकों का पृष्ठ खुरदुरा हो जाता है। कोरोना के कारण तृतीय हार्मोनिक्स उत्पन्न होती है जिससे धारा का वक्रीय तरंग प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, नीचे दिए गए स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि चालक धातु में मिलती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चल दोस्तों आज के ये हमारे प्रश्न समाप्त हुए जो कि दोस्तों आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे नए चैनल को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।